दोस्तों नमस्कार। सरकार अगर अपने फैसलों को पलटने लग जाए, कल तक सरकार जो तर्क गढ़ती थी उसे बदलने में लग जाए, सरकार जिन नीतियों का ऐलान करती थी उसको भी वह उलटने पलटने लगे, तो मैसेज बहुत साफ है कि सरकार फिसल नहीं रही है, बल्कि सरकार एक्सपोज हो रही है। इससे पहले जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों का असर जनता पर सही नहीं पड़ा और जनता धीरे धीरे समझ गई कि सरकार जो भी नीतियों का फैसला लेती है और नीतियों को लागू करती है और उस पर जो तर्क गढ़ती है और उन तर्कों को गढ़ने के लिए जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करती है, उसमें बात शुरू में तो सही लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रोजी रोटी के लाले पड़ गए। बाद में पता चलता है कि टैक्स की मार कितनी बड़ी हो गई और बाद में पता चलता है कि दरअसल सरकार के द्वारा लिए गए पॉलिसीगत निर्णय भी गलत थे, क्योंकि इसका बुरा असर जनता पर पड़ा। और जनता जब चुनाव में फैसला देने लग जाए और वह सरकार के अनुकूल ना हो तो सरकार क्या करेगी? फैसला बदलने की शुरुआत करेगी। हुआ भी यही। जो भी तर्क पहले दिए जा रहे थे, बीते 72 घंटों में हर तर्क अभी आपको उल्टे नजर आएंगे। इससे पहले जो निर्णय लिए गए और बीते 72 घंटों में जो निर्णय लिए गए, वो पहले की तुलना में अभी आपको लगेंगे ये सरकार को हो क्या गया है। कल तक सरकार जिक्र किया करती थी नोटबंदी का, ये कहकर ब्लैक मनी खत्म, टेररिज्म खत्म, और अब 2000 रुपए को बंद करके दोबारा उसी लकीर को खींचना चाहती है। इसका असर देश के भीतर, समाज के भीतर, समुदायों में, अलग अलग जगह असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर किस रूप में पड़ता है, जबकि आपने कोई जमीन इकोनॉमी की खड़ी ही नहीं की जहां पर लगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस देश में चल रहा है, रोजगार बारंबार है, इस देश के सार्वजनिक उपक्रम काम कर रहे हैं। आपने तो एक झटके में इस देश के असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दिया नोटबंदी के बाद, और अब 2000 रुपए के जरिए समाज में खलबली मचा दी कि देखिए हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। उस निर्णय का असर चाहे जो भी हो, स्थिति यह भी क्यों ना हो जाए कि लोग अब बैंक के बदले सोना खरीदने जा रहे हो और सोने के दुकान वाला बोले, अच्छा 2000 रुपए लेकर आए हो, आपको हम 60,000 रुपए में 10 ग्राम नहीं देंगे, जो बाजार की कीमत है। आप गलत काम कर रहे हैं तो हमें आपको 70,000 देने होंगे, क्योंकि आगे हमें भी तो पैसा देना होगा। तो करप्शन की एक नई लकीर और एक नई खिड़की खोल दी गई। अब सवाल यह है कि क्या एक के बाद एक सरकार जो निर्णय ले रही है, जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार द्वारा लिए गए फैसले उनके अनुकूल नहीं है? ध्यान दीजिए, तो कल तक सुप्रीम कोर्ट को लेकर सरकार क्या कहती थी? सरकार बहुत साफ कहती थी कि दरअसल जनता ने हमें चुना है और हमारी जिम्मेदारी जनता को लेकर है। आपको तो जनता ने नहीं चुना है। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली की सरकार का क्या हुआ? सरकार केजरीवाल की जनता ने चुना है, लेकिन पावर सारे एलजी के पास। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी फैसला दे दिया, सरकार ने एक झटके में अध्यादेश ले आए। अब सवाल यह है कि यह अध्यादेश संसद में पास कैसे होगा? लोकसभा में तो सदस्य संख्या बहुमत के साथ खड़ी है, तो राज्यसभा में क्या होगा? तो दोबारा चले गए सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार कहते हुए चली गई कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, अन्यथा हम इस अध्यादेश को ले आएंगे। यानी कल तक चुनी हुई सरकार के हक में सुप्रीम कोर्ट को खारिज करने की स्थिति में मोदी सरकार आ रही थी, और अब वही सरकार कहती है कि दरअसल जी नहीं, पावर तो एलजी के पास होने चाहिए। यहां पर भी कुछ सवाल पुराने हैं जो खुल जाने चाहिए कि नौकरशाह राजनीति से प्रभावित क्यों होता है, और 2013 में क्या हुआ था जब टीएसआर सुब्रमण्यम का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तब यह क्यों कहा गया था कि एक अलग से सिविल सर्विस की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक नए तरीके से क्रिएट करनी चाहिए, और उसको क्यों नहीं माना गया था? हम इस पर आए उससे पहले एक और मुद्दा आपके जहन में रखते हैं कि बार बार याद कीजिए मनमोहन सिंह के काल को। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी विपक्ष में थी, पार्लियामेंट के भीतर बहस में कहा गया कि जो टैक्स लगाए जाते हैं ये टैक्स टेररिज्म है। संयोग से आज अरुण जेटली जी नहीं है, सुषमा स्वराज नहीं है, क्योंकि यही दोनों मोर्चा पार्लियामेंट के भीतर संभालते थे। लेकिन पहली बार टैक्स को लेकर सरकार को यह लगने लगा कि पैसा सरकार के पास आना चाहिए। इस देश के रईस दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पैसे को उड़ाए तो वहां फायदा होगा, हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक झटके में निर्णय लिया गया कि अब 20% टैक्स लगेगा,
और एक झटके के बाद जब विरोध शुरू हुआ तो दूसरा झटके में निर्णय एक साथ फिर से ले लिया गया, 7 लाख तक फ्री करते हैं। यानी 7 लाख के बाद जैसे ही आप 7.5 लाख तक पहुंचे, 20% टैक्स आप पर लग जाएगा। कमाल की स्थिति है। दिशा कौन सी हो, किस रूप में जाए, नहीं पता है। और बहुत ही खामोशी के साथ इस देश के उस कानून मंत्री को भी बदला गया जिस दौर में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि एक मंत्रालय के हेरफेर के साथ इस देश में कितना शोर मच जाता था। लेकिन कानून मंत्री को बदल दिया गया और माना यही गया कि दरअसल जो अडानी कांड को लेकर सुनवाई थी उसमें सत्तानुकूल निर्णय करवा पाने की स्थिति में कानून मंत्री आ नहीं पाए। तो क्या दबाव वहां से था? और जैसे ही बदले कानून मंत्री वैसे ही जानकारी निकल कर आई कि दरअसल बहुत गलत नहीं हुआ है, सेबी की जांच का इंतजार कीजिए। लेकिन जो विशेषज्ञों की कमेटी थी वह अपने तौर पर क्लीन चिट दे रही है। यानी एक के बाद एक, चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के भीतर दिल्ली का मामला हो, चाहे 2000 रुपए नोट का मामला हो, चाहे कानून मंत्री को बदलने का मामला हो। और इन चारों परिस्थितियों के भीतर आप जब देखना शुरू कीजिएगा तो जो निर्णय सरकार ने पहले लिए थे और जो निर्णय अब लिए, इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। पुराने लिए गए निर्णयों से 180 डिग्री में, यानी ठीक विपरीत, मौजूदा मोदी सरकार खड़ी है। वजह इसकी 3 बड़ी हो सकती है। पहली वजह यह, जो भी निर्णय इससे पहले लिए गए, सरकार एक तरफा चल रही थी। वो ये मानकर चल रही थी कि उसके द्वारा लिया गया हर फैसला मौजूदा सत्ता को लाभ पहुंचाएगा और बाकी काम तो मीडिया करेगा, संस्थान करेंगे, और जो भी इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर सरकार के अनुकूल काम करते हैं वो काम करके दिखला देंगे। तो हुआ यही। लेकिन जब 2024 के नजदीक जा रहे हैं और उसके ठीक जाने से पहले कर्नाटक का जो चुनाव परिणाम आया, या फिर उसमें एक हल्का सा तिल आप हिमाचल का भी लगा दीजिए, इस फैसले ने एक झटके में सरकार के सामने वो मैसेज क्रिएट किया कि जिन बातों के नाम पर आप वोट मांगने जा रहे थे, जनता ने जब उसी को अनसुनी कर दी तो अब आप फैसला बदलने को तैयार हो गए। यानी पहला मैसेज, चुनाव की हार सरकार को बेचैन कर गई है। अब वो फिर से परख रही है कि पुरानी जो गलतियां हुई उसको सुधारा जाए। पहला निर्णय तो ये होता है। दूसरी परिस्थिति होती है कि अपने ही किए को अगर आप पलटने की दिशा में जाते हैं तो यह एक दूसरे तरह की हिमाकत है कि हम जो सोच लेते हैं वही करते हैं। यानी सरकार चलाना सिर्फ हम ही को आता है और हम जैसे मन चाहे वैसे सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं। और यही प्रक्रिया देश के भीतर अलग अलग राज्यों में नजर आई। और यहां पर मकसद बहुत साफ था कि पैसा सरकार के पास होना चाहिए। तो दूसरा मैसेज पैसे से जुड़ा है। पहला चुनाव और जनता से जुड़ा है, दूसरा मैसेज पैसे से जुड़ा है। सरकार हर हाल में पैसा चाहती है, वो चाहे टैक्स के माध्यम से हो, चाहे 2000 रुपए की वापसी के साथ, जो भी जिस रूप में नोटबंदी के बाद उसको सबसे बड़ा स्कैम क्यों कहा गया। जितनी रकम जमा हुई और जितनी रकम उसके बाद से सर्कुलेशन में आई, इतने नोट किसने छापे, किस लिए छापे, किस रूप में छापे, इसका जवाब ना आरबीआई की तरफ से आया, ना सरकार ने अपने तौर पर दिया। इस वक्त भी जब तकरीबन 4 लाख करोड़ के लगभग अगर 2000 रुपए के नोट बाजार में चल रहे हैं, और कल्पना कीजिए कि उसमें से अगर 2 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आ पाते हैं, तो वो 2 लाख करोड़ रुपए वापस आए या नहीं आए, निर्णय सरकार को लेना है, क्योंकि बताना उसी को है। आरबीआई के जरिए ये बताया जाएगा, लेकिन आरबीआई कितनी स्वतंत्र है अब ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कल ही सरकार को आरबीआई ने लगभग 78,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के दिए हैं, जो उसको फायदा हुआ है। और जिस वक्त 2018-19 के चुनाव होने वाले थे, उस वक्त 1,75,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर दिए थे। आरबीआई ने बैंकों को लेकर जो निर्णय लिए, चाहे वो मर्जर हो, चाहे वह निजीकरण की दिशा में बढ़ते हुए कदम हो, सरकार का निर्णय आरबीआई के सिर आंखों पर। तो आरबीआई का निर्णय सरकार का निर्णय, सरकार का निर्णय आरबीआई का निर्णय। तो इन हालातों में जो भी टैक्स लगाया जाता है और टैक्स की जो वसूली की जाती है, सरकार का बहुत साफ मानना है पैसा हर हाल में देश के भीतर सरकार के पास आना चाहिए। दूसरा जिक्र जो हम कल लगातार कर रहे थे कि किस रूप में सरकार ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिसमें पैसा
बैंक में पेपर करेंसी के तौर पर ही जमा हो, यानी पैसा इस देश में सरकार की निगरानी में रहे, जनता को कोई लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, टैक्स के बोझ से वो कैसे दबी हुई है, जो पैसा वो बचा कर रखती है उसको कैसे निकालने के उपाय किए जाएं। इसमें आरबीआई नियम बनाने में बड़ी माहिर है, हुनरमंद है वो अपने तौर पर, और बताती है किस तरीके से कि देश में हमने महंगाई कम कर दी, चाहे महंगाई बढ़ रही हो। कैसे बतलाती है कि इस देश में पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ गया, चाहे इस देश की जब जानकारी डाटा के साथ आती है तो पता चलता है कि चंद हथेलियों में ज़्यादा पैसा है और बहुत सारी हथेलियों में कुछ भी नहीं है। ये आरबीआई उसके बावजूद भी नेटवर्क निर्धारित करती है जो दुनिया के मानचित्र पर अलग अलग डाटा के जरिए नजर आने लगता है और सरकार खुश हो जाती है। तीसरी परिस्थिति, ये एक तो पैसे से जुड़ी है, एक सीधे तौर पर जनता के फैसले से जुड़ी थी। तीसरी परिस्थिति ज्यादा घातक है, क्योंकि सरकार जिस रुख को अपनाकर जो भी फैसले ले रही है उससे ना जनता का जुड़ाव हो, ना इस देश की गवर्नेंस का जुड़ाव हो। हमने फैसला ले लिया तो ले लिया। प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ान भरते हैं टोक्यो के लिए और उस उड़ते के पहुंचते पहुंचते इस देश में 2-3 फैसले एक झटके में निकल कर आते हैं और जाने से पहले वह 1-2 फैसले ले चुके होते हैं। तो यह मैसेज रहता है कि हम कहीं भी रहें फैसला लेंगे, यानी गवर्नेंस के तौर तरीके अगर उसके सरोकार सिर्फ राजनीतिक सत्ता से हो और राजनीतिक सत्ता में भी शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति और उनके इर्द गिर्द की जो भी कॉकस होगी, जो सुझाव देती होगी, अगर वह तय कर रही है कि इस देश को इस रास्ते चलना है, तो यह संकट की स्थिति हो सकता है बीजेपी के भीतर भी गहरा रही हो कि क्या आप ऐसी दिशा में हमें ले जाना चाहते हैं जहां पर अगला चुनाव हम खुद हार जाए, क्योंकि चुनाव जीतने की मशीन तो आप हैं और इस मशीन पर ही पूरी बीजेपी निर्भर है। वही मशीन अगर एक एक करके ऐसे निर्णय ले रही है कि ऐसा लगने लगे कि चुनी हुई सरकार का कोई महत्व नहीं है, टैक्स कितना भी वसूला जा सकता है, कोई करेंसी कभी भी बंद की जा सकती है और मंत्री किसी को भी कभी भी हटाया जा सकता है, अगर ये सारी परिस्थितियां इस रूप में चल रही है तो इसका मतलब है कि कोई निर्णय, यानी कोई कैबिनेट नहीं बैठ रही है इसके लिए। अचानक एक झटके में कोई संस्थान बहुत स्वतंत्र नजर आने लगता है और एक झटके में उसी संस्थान को कुछ भी पता नहीं होता है। नोटबंदी को लेकर आरबीआई को जानकारी नहीं थी। रघुराम राजन ने कहा कोई बातचीत नहीं हुई, जो उस वक्त गवर्नर हुआ करते थे। सरकार कहती रही नहीं नहीं हम उन्हें 6 महीने से बतला रहे थे, और जिनको बतलाया जा रहा था वो कह रहे थे हमें जानकारी नहीं थी। अब सरकार कुछ नहीं कहती है, आरबीआई कहती है सरकार को हमने नहीं कहा, ये तो हमारे नियम कायदे हैं। और सरकार की तरफ से नहीं, बीजेपी की तरफ से जो लोग सामने आते हैं वो कहते हैं अरे ये तो आरबीआई का निर्णय, इसमें सरकार को क्या लेना देना है। हर एक निर्णय जो लिया गया, अध्यादेश भी एक झटके में जो लाया गया एलजी के अनुकूल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दोबारा जब दरवाजा सेंटर खटखटा रही है ये कह के कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपने फैसले पर फिर से विचार करे, तो मैसेज बहुत साफ है। अब इस देश की लड़ाई 2024 तक कमोवेश हर क्षेत्र में जाने वाली है और ये 4 निर्णय बतलाते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार और एग्रेसिव होगी। एग्रेसिव होने का मतलब है कि विपक्ष उसके और ज्यादा निशाने पर होगा, क्योंकि अगर निशाने पर नहीं है और मान लिया जाए सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, तो हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं दिल्ली को लेकर एक चुनी हुई सरकार के मद्देनजर, ये संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था जो फैसला करना आप कर लीजिए, संसद के भीतर कर लीजिए, हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संसद को सबसे बड़ा मानता है। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की व्याख्या करने के लिए है कि अगर कुछ गलत होगा तो बताएंगे, लेकिन जब संसद ही निर्णय ले रही है तो हम क्या करेंगे। तो संसद में निर्णय लाने से पहले अध्यादेश लिया है। अगर ये इतना शानदार अध्यादेश लाया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि एक सिविल सर्विस बोर्ड होना चाहिए, तो हमें लगता है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं 2013 में टीएसआर सुब्रमण्यम मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और एक सिविल सर्विस बोर्ड बनना चाहिए जिसमें सेंटर में कैबिनेट सचिव उसके चेयरमैन हो, स्टेट में चीफ सेक्रेटरी उसके चेयरमैन हो और वही तय करे ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी
नौकरशाही और अधिकारी इसी बात से घबराई रहती है कि राजनीति पता नहीं कब उसको कहां भेज दे, क्योंकि उसका प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ता है, उसकी उस जिंदगी पर पड़ता है जिस जिंदगी को वह एक जगह नौकरी करते हुए गुजार रहा हो। अब दिल्ली से किसी को भी अंडमान भेजा जा सकता है, अंडमान से किसी को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, लेकिन उस अधिकारी में क्या काबिलियत होगी अंडमान के लिए और दिल्ली के लिए, यह नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसको वह सरकार देखेगी जो चुनी हुई सरकार थी। अब वो पावर गैर चुनी हुई व्यक्ति को दे दिया गया, एलजी के हाथ में। अब यहां पर सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जब यह कहता रहा कि दरअसल यह सरकार जो फैसले लेती है उस पर हमें संवैधानिक तौर पर न्याय देना होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी, तो सरकार ने कहा जी नहीं, हमारी जिम्मेदारी जनता को लेकर है, आप इस पर फैसला मत दीजिए। यानी ध्यान दीजिए तो दो तीन बातें और निकल कर आती हैं कि मौजूदा मोदी सत्ता के ज़हन में सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में कैसे रहें और उस सत्ता में रहने के दौरान कोई आंच ना आए और सब कुछ जायज और कानूनी तौर पर जायज लगे, इसके लिए वो पूरे तरीके से हर घोड़ा खोल देती है और कहती है अब हर दिशा में काम करना होगा। और शायद इसीलिए तमाम ब्यूरोक्रेसी या तमाम मंत्रालय अपने तौर पर काम करने लगते हैं। इसीलिए सीबीआई का जब फंक्शन होता है तो प्रधानमंत्री यूं ही नहीं कहते हैं कि इस देश में बहुत पावरफुल लोग बहुत करप्ट हैं, लेकिन आप घबराइए मत, आप काम कीजिए, हम हैं ना। अब सवाल है कि जो हम हैं ना उसके दायरे के जो लोग हैं उनमें जो करप्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, और जो दूसरा करप्ट है अगर वो वहां से चलकर यहां आ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी, कोई नहीं बताता है। यानी एक्सपोज्ड होने की स्थितियां इस देश में लगातार चल रही थी, लेकिन चुनाव परिणामों ने यह असर दिखा दिया कि दरअसल सरकार के खिलाफ जो जनता अब सोच रही है वो दरअसल सरकार की मंशा ही जनता के अनुकूल नहीं थी, इसीलिए जनता ने फैसला देना शुरू कर दिया। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है, भर्ती घोटाले को लेकर हो रही है। अभिषेक कह रहे हैं आप मुझसे पूछताछ बार बार करते हैं, और इस देश के तमाम नेताओं को भी देखिए पूछताछ बार बार ईडी करती है, गिरफ्तारी क्यों नहीं करती है। और यह माना जा रहा है कि अब जो 3-4 फैसले बड़े होने वाले हैं वो 3-4 फैसले विपक्ष को एकजुट होने नहीं देंगे, विपक्ष को करप्शन के दायरे में लाकर खड़ा करेंगे, और उसमें भी विपक्ष में जो झंडा बरदार हैं यानी जो अगुवाई कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाएगी, जिसमें 3-4 नाम तुरंत लिए जा सकते हैं। एक नाम तो अभिषेक बनर्जी का है, पश्चिम बंगाल की राजनीति के भीतर उनकी महत्ता बड़ी है, उन्हें साधना होगा। दूसरा नाम भूपेश बघेल का है, शराब घोटाले के मद्देनजर उन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चली है। 2000 करोड़ रुपए का जो पूरा घोटाला घपला बताया जा रहा है उसमें कई आईएएस अफसर आ गए हैं, कई दूसरे नौकरशाह आ गए हैं, कई होटेलियर्स आ गए हैं, कई बिजनेसमैन आ गए हैं, मुख्यमंत्री तक ये आंच चली जानी चाहिए, इसको लेकर तैयारी शुरू है। तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल का है, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसका जिक्र हालांकि सत्यपाल मलिक ने पता नहीं कहां एक इंटरव्यू में कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके जो स्कैम की रचना और व्यू रचना में जिस तरीके से ताना बाना सिसोदिया के खिलाफ लगातार हर जमानत के दिन सामने निकल कर आता है, जमानत नहीं मिलती है, कुछ चंद आरोप और लग जाते हैं, यह मैसेज है कि आने वाले वक्त में यहां पर भी नकेल कस जाएगी। तो 2 मुख्यमंत्री हैं, एक अभिषेक बनर्जी हैं, और चौथे शख्स में महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर आपको जाना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के 48 सीटें बड़ी मायने रखती है, और उसके साथ जो एक और नाम 5वां जुड़ जाता है वह नाम तेजस्वी यादव का जुड़ता है, जो बिहार की राजनीति में झंडा बरदार बने हुए हैं सत्ता के लिए। तो अगर इनकी राजनीति को डिस्टर्ब करना है, सेंध लगाना है, या इनकी लीडरशिप को खत्म करना है, तो क्यों नहीं चाहे उधर शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे का परिवार हो, इन पर नकेल कसी जाए, तेजस्वी यादव पर नकेल कसी जाए, भूपेश बघेल पर नकेल कसी जाए, अरविंद केजरीवाल पर नकेल कसी जाए, और अभिषेक बनर्जी पर नकेल कसी जाए। ममता बनर्जी के साथ तो सौदेबाजी चलेगी, और शायद यही वो वजह है जिसमें विपक्ष की एकजुटता आपको कभी कहीं दिखाई नहीं देगी, और सत्ता इसको अपनी सफलता मान रही है, और सफलता मानना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता सत्ता के लिए घंटी होगी खतरे की। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान दीजिए तो जैसे आज कर्नाटक के भीतर जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उसमें न्योता समूचे विपक्ष को नहीं दिया गया,
केसीआर को नहीं दिया गया, इनका नाम भी ईडी की लिस्ट में है, इनकी बेटी से पूछताछ हो चली है, लेकिन जो नई जानकारी आ रही है उसमें इनका नाम भी ईडी की लिस्ट में शरीक हो चला है। इनको भी कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो यह एक पहला हिस्सा है जिसमें हथियार कौन सा उपयोग सेंटर लेकर आएगी। पहले राउंड का हथियार था जो बातें कहे उन बातों से पलटना शुरू कीजिए और नई बातें जो कह रही हैं उसके जरिए सत्ता को टिकाए रखने की सोचिए। अगली बात है जिन हथियारों का इस्तेमाल होना है राजनीतिक तौर पर, उसमें वही ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, वही इंस्टीट्यूशंस हैं। वो चाहे गलत हो सही हो लेकिन सत्तानुकूल नजर आने चाहिए। और इन तमाम बातों के बीच एक बात हमेशा जहन में रखिए, समूची राजनीति के केंद्र में एक ही शख्स रहेगा। आरबीआई को चुनाव नहीं लड़ना है। आपके जहन में आ सकता था कि जो 2000 रुपए के नोट का जिक्र है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी तो सामने आ सकती थी। अगर वो आ जाती तो हो सकता है कल उन्हें बदल के मैसेज कुछ और दिया जाता, जैसे रिजिजू को बदलकर कुछ नया मैसेज दिया गया। तो इस फहरिस्त में भी एक लंबी कतार है। रिजिजू तक ये मामला ठहरा और सिमटा हुआ नहीं है। इस दायरे में इस देश के विदेश मंत्री भी हैं, इस दायरे में इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और इस दायरे में इस देश के रेल मिनिस्टर भी हैं। और इन सब से हटकर एक और मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर, उनका नाम भी आ सकता है। यानी कब किसको किस रूप में बदला जाएगा यह सिर्फ एक झटके की बात है। लेकिन मैसेज पहली बार यह निकल कर आया है कि सरकार समझ चुकी है, उसके द्वारा लिए गए पुराने हर फैसले का असर पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। और जनता के भीतर जो सवाल है, विपक्ष उसको भुनाए या ना भुनाए, लेकिन विपक्ष के साथ उसी भावना के साथ जनता जुड़ रही है। यानी पहली बार खेल उल्टा हो चला है। जनता पर जो प्रभाव है वह खोज रही है लीडरशिप को, लीडरशिप उसे मिल नहीं रही है, यह एक अलग मसला है। लेकिन जो लीडरशिप मौजूद है इस देश के भीतर, उसको कटघरे में जनता ने खड़ा करना शुरू कर दिया है। और उस कटघरे से निकलने के लिए कुछ और बड़े कटघरे बनाने की कोशिश में सत्ता है, जिसने बीते 72 घंटों में जो 4 निर्णय लिए उसने जता दिया कि सरकार फिसल नहीं रही है, सरकार एक्सपोज हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।